हेलो एवरीबॉडी, दिस इज अरुण कुमार। वेलकम टू कंसेप्चुअल जीएस। तो हम क्लास 6 ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, यानी सौर मंडल में पृथ्वी, जिसके फर्स्ट पार्ट में हमने जाना था कि खगोलीय पिंड क्या होते हैं, तारे क्या होते हैं। उसके बाद हमने नक्षत्र मंडल को जाना था और उसके बाद में हमने समझा था कि ग्रह क्या होते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमने ग्रह तक डिस्कशन कर लिया था। अगर आपने अभी तक फर्स्ट पार्ट की वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप वीडियो के फर्स्ट पार्ट को देख सकते हैं। तो चलिए उसी से आगे हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो उसके बाद हमने देखो ग्रह पढ़ा था, उसके बाद हम आगे बताया था मैंने कि आसमान में हमें चंद्रमा देखने को मिलता है। तो चंद्रमा जो हमें देखने को मिलता है, चंद्रमा कैसा है? चंद्रमा एक उपग्रह है। चंद्रमा उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है, अर्थात पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। जिस प्रकार से हमारी पृथ्वी है, इसी प्रकार के अन्य 7 ग्रह और भी हैं। यानी पृथ्वी को मिलाकर के टोटल कितने हो जाते हैं? 8 ग्रह। पृथ्वी के अलावा अन्य 7 ग्रह और हैं जो ऊष्मा तथा प्रकाश सूर्य से प्राप्त करते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य ग्रहों के भी अपने चंद्रमा होते हैं। इन चंद्रमा को उपग्रह यानी सैटेलाइट कहते हैं। तो अन्य जो ग्रह हैं उनके भी सैटेलाइट्स होते हैं। तो आगे हम बात करते हैं सौर मंडल की। यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि जो चंद्रमा है वो क्या है। तो चंद्रमा एक उपग्रह है और अन्य जो ग्रह हैं उनके अन्य उपग्रह भी होते हैं। तो आगे हम डिस्कस करते हैं कि सौर मंडल क्या है। सौर मंडल क्या है? सौर मंडल क्या है? सौर मंडल को ही द सोलर सिस्टम बोलते हैं। द सोलर सिस्टम। देखो, जिस प्रकार से हमारी फैमिली होती है, फैमिली किसी एक सदस्य के कोई एक सदस्य होते से तो हम फैमिली कहते नहीं। फैमिली में दादा दादी हैं, चाचा चाची होते हैं, मतलब परिवार के सभी सदस्य होते हैं। उससे जाकर के हमारी फैमिली बनती है। बात वो अलग होती है, एक जॉइंट फैमिली होती है और एक न्यूक्लियर फैमिली होती है। तो हम उस पर नहीं जाते, बस ये समझते हैं कि फैमिली क्या होती है। तो फैमिली में दादा दादी होते हैं, चाचा चाची होते हैं, ताऊ ताई होते हैं। तो ये सभी जब सदस्य मिल जाते हैं तो हमारा क्या बन जाता है? परिवार बनता है। उसी प्रकार से सौरमंडल में क्या होता है? सूर्य, उसके बाद 8 ग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड होते हैं, जिन सबके मिलकर के हमारा क्या बनता है? सौरमंडल। तो उसे हम क्या कहते हैं? सौरमंडल। इस सौरमंडल का जो मुखिया होता है वो हमारा सूर्य होता है। सूर्य मुखिया होता है सभी सौरमंडल का। जिस प्रकार से परिवार में एक सदस्य जो उसका सबका मुखिया होता है, उसी प्रकार से हमारे सौरमंडल का भी मुखिया सूर्य होता है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि सौरमंडल क्या है। सौरमंडल जिस प्रकार से हमारी एक फैमिली होती है, सभी सदस्यों से मिलकर एक फैमिली बनती है, उसी प्रकार सौर तथा अन्य 8 ग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड मिलकर के एक सौरमंडल का निर्माण करते हैं, जिसे हम सौर परिवार भी कहते हैं और जिसका मुखिया सूर्य होता है। तो आई होप आपको सौरमंडल क्या है क्लियर हुआ होगा। तो आगे हम समझते हैं कि सूर्य है क्या। सूर्य यानी सन क्या है। तो देखो, सन सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत ही विशाल होता है तथा बहुत ही गर्म गैसों से मिलकर बना होता है। इसके पास अपने गुरुत्वाकर्षण बल होता है, जिसके कारण ये पूरे सौरमंडल को बांधे रखता है। तथा इसकी बात करते हैं, इसकी ऊष्मा तथा प्रकाश बहुत ही तीव्र होता है। हम बात सोचने की बात है कि इतने तीव्र होने के बाद भी इसकी ऊष्मा और प्रकाश हम इतना अधिक महसूस क्यों नहीं करते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा सूर्य पड़ता है। अन्य तारों की अपेक्षा ये नज़दीक पड़ता है, लेकिन फिर भी हमारी पृथ्वी से काफ़ी दूरी होती है, जिस कारण इसके हम अधिक सूर्य एवं प्रकाश का महसूस नहीं करते। हमारे पास होने के बाद भी यह हमसे 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर होता है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि सूर्य क्या है और इसका प्रकाश हम तक इतना अधिक होने के बाद भी प्रकाश एवं ऊष्मा हमारे पास तक क्यों नहीं आ पाता, क्योंकि ये हमारी पृथ्वी से 15 करोड़ की दूरी पर है। तो आगे हम बात करते हैं कि ग्रह क्या है। तो इससे पहले भी मैंने डिस्कस किया था, उसमें बताया था ग्रह और तारे। मैंने आप लोगों को बताया था कि ग्रह और तारे दोनों किससे मिलकर बनते हैं? खगोलीय पिंडों को ही हम ग्रह और तारे कहते हैं। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, एक बार उसे हम फिर से जान लेते हैं कि ग्रह और तारों में डिफरेंस क्या होता है, जबकि दोनों बने खगोलीय पिंड से ही होते हैं। तो देखो, मैंने तारे बताया था कि मैंने बताया था तारे ऐसे खगोलीय पिंड जो विशाल आकार के होते हैं तथा जिनके पास अपनी खुद की ऊष्मा तथा प्रकाश होता है और जो ऊष्मा तथा प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं, उन्हें हम तारे कहते हैं। उससे हम खगोलीय पिंड ऐसे खगोलीय पिंड जो आकार में छोटे होते हैं तथा जिन्हें ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होता है, जो दूसरे तारों से ऊष्मा तथा प्रकाश को प्राप्त करते हैं, उन्हें हम ग्रह कहते हैं। तो मैंने अभी जस्ट पहले आपको बताया था कि पृथ्वी के अलावा अन्य 7 ग्रह और भी हैं। तो जो सूर्य के दूरी के अनुसार जो ग्रह पाए जाते हैं, सूर्य से दूरी के क्रम में इनके नाम हम जान लेते हैं।
तो जो हमारा फर्स्ट पड़ता है वो पड़ता है हमारा बुध, जिसे हम मरकरी कहते हैं। सेकंड हमारा पड़ता है शुक्र, जिसे हम वीनस कहते हैं, इंग्लिश में वीनस कहते हैं। थर्ड पर हमारी पृथ्वी आती है, जिसे हम इंग्लिश में अर्थ कहते हैं। उसके बाद फोर्थ नंबर पर हमारा आता है मंगल। मंगल को ही हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, मार्स। उसके बाद फिफ्थ नंबर पर हमारा आता है बृहस्पति, और बृहस्पति को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, जुपिटर। उसके बाद सिक्स नंबर पर हमारा आता है शनि, और शनि को ही हम इंग्लिश में सैटर्न कहते हैं, सैटर्न। उसके बाद सेवन नंबर पर आता है हमारा, इसे हम यूरेनस बोलते हैं, यूरेनस। और एट नंबर पर हमारा आ जाता है नेपच्यून। जिसे हम नेपच्यून को भी इंग्लिश में नेपच्यून ही बोलते हैं। तो ये दिए गए हैं, जैसे फर्स्ट नंबर पर हमारा बुध है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी आती है, मंगल आता है, उसके बाद बृहस्पति आता है, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। इन्हें इंग्लिश में बुध को मरकरी बोलते हैं, शुक्र को वेनस बोलते हैं, पृथ्वी को अर्थ बोलते हैं और मंगल को मार्स, बृहस्पति को जुपिटर और शनि को सैटर्न और यूरेनस को यूरेनस ही बोला जाता है और नेपच्यून को नेपच्यून बोला जाता है। इन्हें इंग्लिश में याद करने की एक आसानी सी ट्रिक होती है, जिसे हम लिखते हैं आसानी से आप जिसे समझ सकते हैं। जैसे है माई वेरी इफिशिएंट मदर जस्ट served us nuts। तो देखो ये एक ट्रिक है जिसमें माई वेरी इफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। जिससे देखो माई से क्या होता है एम, तो एम से क्या हमारा हो जाता है मरकरी। उसके बाद वेरी से क्या बनता है वीनस, इफिशिएंट ई से अर्थ हो जाता है, एम मदर से क्या बनता है हमारा मार्स, और उसके बाद जस्ट जे से क्या बनता है जुपिटर, एस सर्व्ड से हमारा हो जाता है सैटर्न, और उसके बाद यू आता है अस से यूरेनस हो जाएगा और नट से नेपच्यून हो जाएगा। तो ये एक आसान ट्रिक है जिसे इंग्लिश में हम आसानी से याद रख सकते हैं, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। तो इस ट्रिक से हम आसानी से याद रख सकते हैं इन्हें। तो आगे हम समझते हैं कि ऑर्बिट क्या होता है। जिसे ऑर्बिट में ये सभी किस्में होती हैं, एक कक्षा के रूप में हमें ये देखने को मिलते हैं। जैसे हम आज से इस चित्र के अनुसार भी इसे समझते हैं। जैसे हम समझते हैं हमारा यहाँ हो गया सन, ठीक। उसके बाद एक ऑर्बिट बना होता है, उसके बाद फिर धीरे धीरे ये ऑर्बिट में ही आते हैं। इसी हिसाब से आते हैं। जैसे फर्स्ट जो हमारा हो गया वो मरकरी हो गया, जिसे हम शॉर्ट में लिख देते हैं एम से। मरकरी के बाद हमारा शुक्र हो गया यानी वीनस हो गया, ठीक। वीनस को हम शॉर्ट में ही वी से डिनोट करके लिख देते हैं। उसके बाद वीनस के बाद हमारा हो गया अर्थ को ई से लिख देते हैं। उसके बाद मंगल मार्स हो जाएगा, एम से फिर इसे लिख देते हैं। उसके बाद हमारा आ जाएगा मंगल के बाद बृहस्पति, जिसे हम जुपिटर के लिख देते हैं। तो इस हिसाब से ये होते हैं। इनमें इस हिसाब से देखेंगे तो सबसे पास में हमारा क्या पड़ता है मरकरी यानी बुध। तो जो इसकी जो परिक्रमण करने की दूरी होती है, जो पृथ्वी के पूरे परिध में घूमता है, इस परिध को ही ऑर्बिट या कक्षा कहते हैं। तो जिसमें ये पूरा परिक्रमण करता है, इसे हम हिंदी में कक्षा बोलते हैं और इंग्लिश में ऑर्बिट बोलते हैं। यहाँ पर जो बुध पड़ता है, ये जब प्रसूर का पूरा चक्कर लगाता है, तो इससे पूरा चक्कर लगाने में
88 डेज लगते हैं। यहाँ से लेकर के यहाँ पूरे घूमने में से 88 डेज लगते हैं। तो इसी क्रम से इन सभी के जो समय होता है, जैसे वीनस है ये भी एक अपना पूरा परिक्रमण करता होगा तो इसका भी समय लगता है, अर्थ लगाती है तो इसका भी एक समय लगता है। तो इनके सभी के कुछ फैक्ट हैं तो जिन्हें हम याद करने के लिए लिख दिए लेते हैं कि कौन कितना समय लगाता है अपना एक पूरा ऑर्बिट का परिक्रमण करने में। तो जो हमारा फर्स्ट पड़ता है वो हमारा पड़ता है बुध। फर्स्ट हमारा पड़ता है बुध। मैं हिंदी में नाम लिखे दे रहा, मैंने इंग्लिश में आप लोगों को ऑलरेडी से बता रखे। तो इससे जो पहला हमारा जो परिक्रमण करता है, परिक्रमण, ये इसका कितने डेज में होता है? 88 डेज में। उसके बाद ये अपने कक्ष पर भी घूमता है। तो ये अपने कक्ष पर कितने इसका घूर्णन होता है? अक्ष पर जो इसे टाइम लगता है वो लगता है इसे 59 डेज। उसके बाद जो सेकंड हमारा आता है, सेकंड आता है हमारा शुक्र, जो अपना परिक्रमण कितने समय में पूरा करता है? जिसका परिक्रमण पूरा होता है 255 डेज। और अपने अक्ष पर, तो ये अपने अक्ष पर घूमता है पूरा 233 डेज। उसके बाद से हमारा थर्ड नंबर पर आ जाता है पृथ्वी। तो पृथ्वी अपना घूर्णन जो पूरा करती है एक परिक्रमण, वो पूरा एक हो जाता है 365 डेज। और जिसका एक अक्ष पर अपना होता है वो उस एक डे में पूरा हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं फोर्थ नंबर पर। तो हमारा फोर्थ नंबर पर आता है मंगल। और मंगल जो अपना पूरा परिक्रमण अक्ष पर करता है, परिक्रमण जो करता है उसे टाइम लगता है पूरा 687 डेज। और अपने अक्ष पर, तो अक्ष पर इसे पूरा समय लगता है 1 डे। और इसकी बात कर लेते हैं तो इसके भी उपग्रह होते हैं। तो जिसके उपग्रह सैटेलाइट होते हैं वो कितने हैं? तो इसके उपग्रहों की संख्या 2 है। तो आई होप अगर आप चाहो तो इसे नोट भी कर सकते हो। अगर आप नहीं नोट करना चाहते हो तो इसका पूरा PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन के वीडियो में दी गई है। तो आप आगे यहाँ पर हम चले तो आगे हम यहाँ पहले 4 को समझ लेते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट पड़ता है बुध, जो हमारा फर्स्ट पड़ता है बुध, तो इसे अपना पूरा सूर्य का परिक्रमण करने में 88 डेज लगते हैं और अपनी अक्ष पर इसे घूमने में टोटल 59 डेज लगते हैं। उसके बाद आता है शुक्र, तो इसे सूर्य का पूरा परिक्रमण करने में 255 डेज लगते हैं और अपने अक्ष पर 243 डेज लगते हैं। उसके बाद हमारी पृथ्वी आती है, तो जिसे अपना सूर्य का पूरा परिक्रमण करने में 365 डेज लग जाते हैं और अपने अक्ष पर 1 डेज में पूरा कंप्लीट कर लेता है। उसके बाद मंगल आता है, तो मंगल का जो परिक्रमण होता है वो 687 डेज में होता है। और उसके बाद में जो हमारा अक्ष पर आता है तो 1 डे में अपने अक्ष पर पूरा ही अपना घूर्णन कर लेता है। और बात करते हैं मंगल के, तो मंगल के 2 सैटेलाइट्स होते हैं। जैसे पृथ्वी का एक हमारा सैटेलाइट क्या है? पृथ्वी का एक चंद्रमा है, उसी प्रकार मंगल के भी 2 सैटेलाइट्स होते हैं। तो आगे हमने 4 तक समझ लिया था, आगे 4 भी हमारे बाकी हैं तो उनके बारे में भी जान लेते हैं। तो हमारा 5th नंबर पर आता है वह है बृहस्पति। बृहस्पति के परिक्रमण की बात करते हैं। ये परिक्रमण कितने समय में लगता है? तो इसका परिक्रमण करने में 11 ईयर 11 मंथ्स और लगभग 12 ईयर हो जाते हैं। इसे अपना जो सूर्य का परिक्रमण करने में समय लगता है वो 11 ईयर और 11 मंथ्स लमसम में, तो लमसम में समझ लेते हैं तो 12 ईयर हो जाते हैं। तो इसके अक्ष पर इसे कितना समय लगता है उसे भी जान लेते हैं।
तो इसे अपने जो अक्ष पर घूमने में, वो परिक्रमण करने में पूरा टाइम लगता है, तो 9 आवर एंड 56 मिनट में वह कंप्लीट कर लेता है। इसकी सैटेलाइट्स की बात की जाए तो इसके पास भी 53 सैटेलाइट्स होते हैं। जिस प्रकार से पृथ्वी का एक सैटेलाइट चंद्रमा है, मंगल के 2 हैं, उसी प्रकार बृहस्पति के 53 सैटेलाइट्स होते हैं। तो आगे हम बात कर लेते हैं 6 नंबर पर जो हमारा आता है, और 6 नंबर पर हमारा आता है शनि। इसके परिक्रमण का समय जान लेते हैं। तो इसके परिक्रमण की समय की बात करें तो इसमें 29 ईयर हो जाते हैं और 5 मंथ्स होते हैं। तथा इसके अपने अक्ष की बात कर लेते हैं, तो इसे अपने अक्ष पर 10 आवर एंड 40 मिनट्स। इसके जब उसके उपग्रहों की बात कर लेते हैं यानी सैटेलाइट्स की, तो इसके भी सैटेलाइट्स 53 ही यानी 53 ही होते हैं। तो जो शनि है उसका परिक्रमण करने में समय 29 ईयर लगते हैं, 5 मंथ्स लगते हैं, और इसके बाद जो अक्ष पर लगता है वो 10 आवर एंड 40 मिनट में कंप्लीट करता है। और इसके सैटेलाइट्स की बात की जाए तो इसके 53 सैटेलाइट्स भी होते हैं। तो यहाँ तक हमने 6 नंबर तक समझ लिया। आगे 2 हमारे और बचते हैं तो उन्हें भी हम समझ लेते हैं। तो 7 नंबर पर हमारा आता है यूरेनस, और यूरेनस के परिक्रमण का समय देखते हैं। तो इसके जो परिक्रमण का समय है वो 84 ईयर, तथा अपने अक्ष पर घूर्णन का समय देखते हैं इसके। तो अक्ष पर घूर्णन का समय इसका 17 आवर एंड 40 मिनट। इसके चंद्रमा की बात कर लेते हैं, तो इसके कंफर्म नहीं लेकिन लगभग में है इसके 27। इसके जो सैटेलाइट्स हैं वो 27 है। उसके बाद हमारा 8 नंबर पर लास्ट है वो आता है नेपच्यून। इसके परिक्रमण की बात कर लेते हैं, तो इसका परिक्रमण में जो समय लगता है वो 164 ईयर, तथा अपने अक्ष पर घूर्णन जो करता है उसमें समय, तो उसमें से लगते हैं 16 आवर एंड 7 मिनट। इसके सैटेलाइट्स की बात कर लें तो इसके 13 सैटेलाइट्स होते हैं। तो देखो इसके नेपच्यून का जो परिक्रमण, सूर्य का परिक्रमण करने में समय लगता है उसमें 164 ईयर लग जाते हैं। अपने अक्ष पर घूमने में से 16 आवर एंड 7 मिनट लग जाते हैं। उसके बाद जो इसका जो सैटेलाइट्स हैं वो इसके 13 सैटेलाइट्स होते हैं। तो आई होप आपको इनके मैंने जो भी फैक्ट थे वो भी इनके बता दिए कि कौन कितनी दूरी पर है, उसके बाद किसे कितना समय लगता है परिक्रमण करने में। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा कि कितने ग्रह हैं और कितनी दूरी पर होने के बाद कितना समय परिक्रमण लगाने में लगता है। अगर आपने साथ में नोट किया हो तो नोट कर सकते हो, नहीं तो इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था। इसमें से एक बात और हो जाती है, पहले हमारा क्या था, जो हमारे ग्रह थे प्लैनेट वो 9 हुआ करते थे, जिसमें हम प्लूटो को भी गिनते थे। लेकिन कुछ विशेष सन 2006 में एक विशेष मीटिंग होने के बाद में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन जो हुआ था उसमें बैठक हुई थी, तो उसमें सन 2006 में इसे ग्रह की मान्यता से बाहर कर दिया गया, क्योंकि इसका जो साइज था वो छोटा था। तो अन्य खगोलीय पिंडों के साथ साथ इसे भी बौना समझ के बाहर किया गया, इसे बौना पाया गया, तो इसे छोटा पाने के कारण इसे बौने में रखा गया और इसे खगोलीय पिंडों में अलग से रखा गया, इसे ग्रहों से अलग कर दिया गया। तो जिस कारण अब हमारे पास टोटल 8 ग्रह हैं जिन्हें हम पढ़ते हैं, अन्यथा पहले 9 थे जिसे हम प्लूटो को भी ग्रह में ही शामिल करते थे, लेकिन अब प्लूटो को इससे बाहर रखा गया। आई होप आपको यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस वीडियो में जुड़ने के लिए।